पे देख सकते हैं लैंडर मॉड्यूल। We have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 23 अगस्त 2023 को भारत ने वो कारनामा कर दिखाया जिसके बाद इंडिया 231 अरब अमेरिकी डॉलर बआसानी कमा सकता है। इस बहुत बड़े कारनामे के बाद दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स जैसा कि अमेरिका, बरतानिया और जापान वगैरह अब अपने मून मिशन की तकमील के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। ना सिर्फ ये सुपर पावर्स भारत के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं, बल्कि इस कामयाबी के बाद इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में इंडियन स्टार्टअप का इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ गया है। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिखाया जो आज से पहले कोई ना कर सका। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रशिया, अमेरिका और चाइना पहले से चांद पर कामयाबी से जा चुके हैं। तो आखिर इसरो के मून मिशन में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से सारी दुनिया की नज़रें भारत पर जमी हुई हैं। तो दोस्तों, इसरो के इस मिशन की खास बात यह है कि इसने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके तारीख रकम कर दी है, क्योंकि इंडिया वैसे तो रशिया, अमेरिका और चाइना के बाद चौथा मुल्क है जिसने कामयाबी से चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया दुनिया का पहला और वाहिद मुल्क है जिसने चांद के साउथ पोल पर लैंड किया है। और इस लैंडिंग को इस बात ने मज़ीद ख़ास बना दिया है कि चंद्रयान 3 कि चांद पर पहुंचने से ठीक 2 दिन पहले रशिया के मून मिशन यानी लूना 25 ने चांद को इसी साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की, जो कि नाकाम हो गई और क्रैश लैंडिंग की वजह से रशिया का यह मिशन नाकाम हो गया। और यूं भारत का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला मिशन बन गया। यकीनन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चांद के साउथ पोल में ऐसी क्या खास बात है जो इस जगह पहुंचना इतनी अहमियत का हामिल है। तो दोस्तों, चांद का जनूब अकबी हिस्सा वो इलाका है जहां कभी सूरज की किरणें नहीं पहुंचती और यहां का ज़्यादातर हिस्सा सख्त अंधेरे में डूबा रहता है। यही वजह है कि इस हिस्से की सतह किस कदर नाहमवार है, यहाँ कितने टीले हैं, पहाड़ियाँ हैं और कितने गहरे खड्डे हो सकते हैं, इस बारे में साइंसदान कुछ नहीं जानते थे। यहाँ लैंड करने के लिए कौन सी जगह साजगार होगी और लैंडिंग में क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं, इसका अंदाज़ा किसी को ना था। सिर्फ यही नहीं कि चांद के साउथ पोल की असल अहमियत वहाँ मौजूद पानी के आसार हैं। जी दोस्तों, भारत के ही चांद पर भेजे गए चंद्रयान 1 ने 2008 में चांद के इस हिस्से पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया, जिसके बाद चांद एक मरतबा फिर पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया था। इसी पानी की मौजूदगी की कंफर्मेशन के लिए भारत ने 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग करने की बजाय क्रैश हो गया। और इस मकसद के हसूल के लिए भारत ने यह मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया, जो चांद के जनूब अकबी हिस्सा पर पानी की तलाश करेगा। उम्मीद की जा रही है कि इस जगह सूरज की किरणें ना पड़ने के बायस यहाँ पानी अपनी जमी हुई हालत यानी बर्फ़ के रूप में मौजूद होगा। अगर ऐसा हो गया तो ये स्पेस मिशन की तारीख में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि इसके बाद इंडिया की तरफ से कान कनी की जाएगी और मदनियात निकाली जाएंगी, जिसके बाद इंडिया अपनी कॉलोनी चांद पर बनाएगा और इसकी हुकूमत ज़मीन के साथ साथ चांद पर भी होगी। इंडिया चांद पर कॉलोनी बनाकर मुस्तकबिल में ये रोवर एक्सोप्लैनेट यानी ऐसे सियारे जहां पर ज़िंदगी या तो मौजूद हो सकती है या फिर आबाद की जा सकती है, इन्हें तलाश करेगा। ये मुस्तकबिल में मार्स तक जाने के लिए कॉलोनी के तौर पर या फिर एक स्टॉप के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत ने यह कामयाबी इतने कम बजट में हासिल की है जितने में स्पेस पर एक हॉलीवुड की फिल्म बनती है, बल्कि इससे भी बहुत कम पैसों में। तो नाजरीन, इंडिया की ये पेशरफ्त चांद पर कॉलोनी बनाने से लेकर दूसरी दुनिया को ढूंढने के लिए इंडिया का ये मिशन काफ़ी मददगार साबित होगा, क्योंकि इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो अभी से इंसानों को चांद पर भेजने के अलावा सूरज के पास अपना खुद का रोवर भेजने की तैयारी में मसरूफ़ हो चुका है। दोस्तों, इसरो के साथ साथ नासा के साइंसदानों को भी ये उम्मीद थी कि चंद्रयान 3 का अंजाम रशिया के लूना 25 जैसा नहीं होगा, बल्कि ये कामयाब होगा, क्योंकि भारत ने चंद्रयान 2 की नाकामी के पीछे जिन वजूहात का पता लगाया, इन सब को समझकर इसका हल निकालकर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। भारत ने इस मिशन का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था और इस प्लान का सबसे अहम स्टेप टेस्टिंग था, जहां इस मशीन में इस्तेमाल होने वाले सभी इंस्ट्रूमेंट्स को इनके वर्किंग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग लेवल पर टेस्ट किया गया था। और इसमें सबसे पहले इसरो के साइंसदानों ने विक्रम लैंडर में फिट किए गए सभी सेंसर्स और नेविगेशन सिस्टम्स पूरी तरह से टेस्ट किए थे।
जिसे इंटीग्रेटेड कोल्ड टेस्टिंग भी कहते हैं। इस टेस्ट का सबसे अहम मकसद इनकी टेम्परेचर कैपेसिटी को चेक करना था, यानी क्या वो इंतहाई ठंडे टेम्परेचर में ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। ये टेस्ट इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि चाँद की सतह पर कोई एटमॉस्फेयर मौजूद ना होने और ख़ास तौर पर साउथ पोल पर सूरज की किरणें ना पड़ने की वजह से वहाँ का एवरेज टेम्परेचर -13 सेंटीग्रेड है और इसीलिए इतने कम दर्जा हरारत पर सेंसर्स की एफिशिएंसी टेस्ट करने के लिए इन्हें इससे भी 5 डिग्री कम यानी -18 सेंटीग्रेड पर इन्हें टेस्ट किया गया था। आमतौर पर इन सेंसर्स को थर्मल वैक्यूम चैम्बर में टेस्ट किया जाता है, जहां पर लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड हीलियम की मदद से स्पेस के ठंडे माहौल को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये सारा प्रोसीजर बहुत महंगा होता है और इसरो के पास इतना बजट ना होने की वजह से इसरो ने हेलीकॉप्टर की मदद से तमाम सेंसर्स को हेलीकॉप्टर में लोड किया और हाई आल्टीट्यूड पर लेकर गए, जहां कुदरती तौर पर दर्जा हरारत -18 सेंटीग्रेड होता है। वहां से सेंसर्स की सिग्नल ट्रांसमिशन कैपेसिटी और इनकी लेटेंसी यानी सिग्नल्स कितनी देर में ट्रेवल करते हैं को अच्छे से चेक किया गया। और इसके साथ साथ उन्होंने लैंडर को पावर देने वाले थ्रस्टर को टेस्ट किया, जो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर की स्पीड 6000 किलोमीटर पर आवर से 0 तक लानी पड़ती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ थ्रस्टर ही करते हैं। दोस्तों, पेलोड किसी भी मशीन के अहम तरीन इंस्ट्रूमेंट के वज़न को कहते हैं और इस चंद्रयान 3 के अंदर भी 7 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे, जिनमें 4 विक्रम लैंडर में, 2 प्रज्ञान रोवर में और 1 प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर लगा है। प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर लगा इंस्ट्रूमेंट, जिसे शेप कहते हैं, ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि ज़मीन जैसे सियारों जहाँ पर ज़िंदगी आबाद है, वहाँ से आने वाली रोशनी के अलावा नज़र न आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बर्ताव कैसा होता है, और फिर इस रिकॉर्ड को ज़मीन से दूर मौजूद बाकी हिस्सों से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से भेजकर ज़िंदगी की खोज करने की कोशिश करेगा। चंद्रयान 3 का लैंडर 1700 किलोग्राम का है, जिसके अंदर 26 किलोग्राम का एक रोवर भी मौजूद है। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल पर 4 इंस्ट्रूमेंट्स में से एक चांद की सतह पर मौजूद गर्मी, चार्ज पार्टिकल्स और इसके एटमॉस्फेयर वगैरह का पता लगाएगा, जबकि एक और इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम इल्सा, वो चांद की सतह पर आने वाले ज़लज़लों या किसी बदलाव को महसूस करके रिकॉर्ड करेगा, यानी ये सिस्मिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेगा। ये लैंडर के नीचे चांद की सतह पर रखा जाएगा। ये रिकॉर्ड चांद के अंदर मौजूद इसकी बनावट को जानने के लिए काफ़ी मदद करेगा। लैंडर का दूसरा इंस्ट्रूमेंट राम्भा एलपी है। ये चांद पर मैटर की चौथी स्टेट यानी प्लाज्मा को स्टडी करेगा, जो कि चांद के एटमॉस्फेयर में मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि चांद पर प्लाज्मा कैसे मौजूद है, तो दोस्तों, सूरज चूंकि हद से ज़्यादा गर्म है और यहाँ प्लाज्मा मौजूद है, जो कि चांद की सतह पर चार्ज्ड पार्टिकल्स की सूरत में गिर गिर कर इसके एनवायरनमेंट में एक सतह बना देता है, जिसे आयोनोस्फेयर कहते हैं। दोस्तों, आपको हैरत होगी कि आखिर सूरज से आने वाला ये प्लाज्मा ज़मीन तक क्यों नहीं पहुँचता। तो दोस्तों, दरअसल ज़मीन के गिर्द मौजूद कुदरती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स इस प्लाज्मा को ज़मीन तक आने से बचाती है, लेकिन चूंकि चांद का अपना कोई इन्वायरमेंट नहीं, इसलिए यह प्लाज्मा वहाँ कसीर तादाद में मौजूद है और राम्भा का काम इसी प्लाज्मा के माहौल की जांच करना है। लैंडर में एक और इंस्ट्रूमेंट चेस्टी है, जो कि चांद की सतह पर गर्मी के मुतालिक डेटा को इकट्ठा करेगा और चांद की सतह के 10 सेंटीमीटर के अंदर घुसकर ये जानने की कोशिश करेगा कि चांद गर्मी से अब तक कैसे निपट रहा है। चौथा इंस्ट्रूमेंट नासा की तरफ से भेजा गया है, जिसका नाम LRA यानी लेज़र रिफ्लेक्टोमीटर अरे है। ये एक रिफ्लेक्टर है। जब ज़मीन से कोई भी चांद की तरफ एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से लेज़र को भेजेगा, तो ये इस लाइट को वापस ज़मीन की तरफ रिफ्लेक्ट करके ना सिर्फ इंसानों को दिखाएगा, बल्कि ज़मीन से चांद की दूरी भी बताएगा। दोस्तों, बाकी के 2 इंस्ट्रूमेंट्स इस 26 किलोग्राम के प्रज्ञान रोवर में मौजूद हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स चांद की सतह पर मिनरल्स को तलाश करेंगे। पहला इंस्ट्रूमेंट एपेक्स, जिसमें
क्रोमियम 244 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इस्तेमाल किया गया है जो कि चांद की सतह पर एक्सरे और अल्फा पार्टिकल्स को छोड़ेगा, जिससे चांद की मिट्टी में मौजूद एलिमेंट्स इन पार्टिकल्स से टकराकर वापस इस इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आएंगे, जहां पर क्रोमियम के साथ एक छोटा सा सेंसर मौजूद है जो ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि ये मिट्टी किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। रोवर में मौजूद दूसरा इंस्ट्रूमेंट लिब्स है जिसमें हाई एनर्जी लेज़र मौजूद है जो कि किसी भी मिट्टी या चट्टान के टुकड़े को पिघलाकर इसे प्लाज्मा बना के इसके अंदर मौजूद केमिकल कंपोजिशन को वापस मिलने से पहले पता लगाएगा कि इस मिट्टी में कितनी और क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। दोस्तों, ये रोवर सोलर पैनल के ज़रिए एनर्जी हासिल करेगा और ये अपना डाटा विक्रम लैंडर को भेजेगा जो कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के ज़रिए ये डाटा ज़मीन पर मौजूद इंसानों तक पहुंचाएगा। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि ये मिशन कितने अरसे के लिए भेजा गया है, तो ये सिर्फ एक लूनर डे यानी ज़मीन के मुताबिक सिर्फ 14 दिन के लिए काम करेगा, क्योंकि 14 दिन के बाद चांद के इस हिस्से पर सूरज की रोशनी बिल्कुल ना पहुंचने की वजह से ये सोलर पैनल चार्ज नहीं हो सकेंगे और बगैर एनर्जी के कोई काम नहीं कर सकेंगे। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि चंद्रयान 3 ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद पहली तस्वीर ज़मीन पर भेज दी है। दोस्तों, भारत ने ये मिशन किसी रेस या मुकाबले के लिए नहीं बल्कि कायनात में मज़ीद आगे बढ़ने के लिए चांद पर भेजा है। इसकी कामयाबी के बाद जिस तरह दुनिया की तमाम सुपर पावर्स इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं, ये हमारे लिए सोच का मुकाम है। शुक्रिया।